नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने रेड बुक ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था मसनूई प्लैनेट क्या होते हैं उसके बारे में समझा था, जिनसे हम यह समझ सकते हैं कि कुंडली के अंदर जब कोई ग्रह उच्च की स्थिति में होता है, यानी कि उच्च की स्थिति से मतलब जब उसे बहुत शुभ फल देना चाहिए पर उसके फल जब हमें जीवन में प्राप्त नहीं होते, या कोई ग्रह जब नीच की स्थिति में होता है जब उसे बहुत अशुभ फल देने चाहिए, ये वो अपने अशुभ फल ना दे के शुभ फल देता है, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, उसके लिए हमने रेड बुक ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, मसनूई प्लैनेट। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? टॉपिक है किस्मत का ग्रह। अब किस्मत का ग्रह लाल किताब में से मतलब क्या लिया गया है कि हर एक कुंडली के अंदर हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई उसका की प्लैनेट होता है। वो की प्लैनेट जो होता है वो उसकी सक्सेस की एक तरह से चाबी होता है। अगर हम ताले में सही चाबी लगा देते हैं तो ताला 1 मिनट में खुल जाता है। अब पर वो सही चाबी कई बार हम लोग बाय डिफॉल्ट एक गुच्छा है उसमें सही चाबी निकाली और लगा दी, और कई बार हम 10 चाबियां ट्राई करते रहते हैं। इसी तरह जीवन के अंदर हमें किस क्षेत्र को चुनना है या किस क्षेत्र के अंदर हमने काम करना है, नौकरी करनी है या व्यापार करना है, अगर उस क्षेत्र का सही चुनाव कर लेते हैं तो आप जीवन में निश्चित तौर पर कम समय में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप अपने कम मेहनत में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने कार्य से संतुष्ट रह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन के अंदर काम तो करते हैं पर कहीं अंदर से फीलिंग ये रहती है कि कुछ कमी सी है, या हमें कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे पर नहीं कर पाए। अब आप सभी के घरों में हॉरोस्कोप होती है और उन हॉरोस्कोप से आप 1 मिनट में चेक कर सकते हैं कि हमारा की प्लैनेट ऐसा कौन सा है जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन सभी पेरेंट्स के मन में भी रहता है कि बच्चों को किस लाइन में भेजें, कौन सा स्ट्रीम दिलाएं। जब बच्चा आपका 11th स्टैंडर्ड में आता है कि कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम, तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी दुविधा पैदा कर देती है। बच्चा जो है उसे जाना था आपका अकाउंट्स के लाइन में, हमने डाल दिया उसे इंजीनियरिंग की लाइन में, तो वो ठीक है, बच्चा आपका होशियार है, उसके और जो स्टार की पोजीशन है वो कुंडली में अच्छी है, तो वो मेहनत तो करेगा, मेहनत करके वहां पे धन भी अर्जित करेगा, पर उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा या उसे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो की प्लैनेट समझने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया है कि आपके सामने 1 से लेकर 11 तक 9 स्टेज दे रखी हैं कि इन सारी स्टेज के अंदर किस तरह हम अपने कुंडली के अंदर उस ग्रह को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग काम करके हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहली स्टेज आपका केंद्र स्थान में उच्च का ग्रह। अब केंद्र स्थान क्या है? देखिए, जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो कुंडली के पहला घर, दूसरा, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इसको केंद्र स्थान बोलते हैं। लाल किताब के अंदर इसे बंद मुट्ठी के घर बोलते हैं। मैंने यहाँ पे केंद्र स्थान लिख दिया क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो है थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रखते हैं। कुछ भी कह लीजिए, केंद्र स्थान कह लीजिए या बंद मुट्ठी के घर कह लीजिए, कौन कौन से होते हैं? 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। अब इनके अंदर क्या लिखा है? फर्स्ट स्टेज में केंद्र स्थान में उच्च का ग्रह। अब उच्च के ग्रह से मतलब क्या है? देखिए, मैंने अपनी जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें ग्रह किस कंडीशन में, यानी कि जो 1 से 12 राशियां होती हैं उनमें कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस में नीच का होता है, किस राशि में वो मालिक ग्रह कहलाता है, मतलब किन राशियों का वो मालिक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेष और वृश्चिक राशि, यानी कि 1 नंबर और 8 नंबर की राशि, इसका मालिक कौन होता है? मंगल। और इसमें उच्च का ग्रह कौन होता है? सूर्य। 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि के अंदर
आपका जो मालिक होता है वो कौन होता है? शुक्र, 2 नंबर का और 7 नंबर यानी कि वृषभ और तुला। और इसमें 2 नंबर में यानी कि वृषभ राशि में उच्च का ग्रह कौन सा होता है? चंद्रमा। इसी तरह आपका 3 नंबर की राशि। तो इन सब के बारे में मैं आपको लास्ट की जो वीडियोस हैं उनमें बता चुका हूं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप उन वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज के टॉपिक की कि फर्स्ट स्टेज में केंद्र स्थान में उच्च ग्रह, यानी कि जैसे कि हमने बताया कि लाल किताब की जो हॉरोस्कोप होती है उसके अंदर राशियां फिक्स होती है, यानी कि ये पहला घर में 1 नंबर की राशि आती है मेष, ये सेकंड हाउस के अंदर 2 नंबर की राशि, इसी तरह 3, 4 और ये हमारी 12 घरों में 12 राशियां फिक्स हैं। आपकी कुंडली में जो आपके पास कुंडली बनी हुई है उसमें ग्रह किसी भी राशि में बैठे हो यानी किसी भी नंबर में बैठे हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका ग्रह कौन से हाउस में बैठा है, यानी कि कुंडली के अंदर इस घर में है या इस घर में है या कुंडली के 12 घरों में इस घर में है। और जिस भी घर में है उसमें आपने समझना है, फॉर एग्जाम्पल आपका जुपिटर जो है आपकी कुंडली में यहाँ पे बैठा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठा है। अब यहाँ पे चाहे वो गुरु के साथ लिखी हो 10 नंबर की राशि या 1 से 12 नंबर का कोई भी लिखा हो नंबर, पर आपने उसे कंसिडर नहीं करना है। आपने सिर्फ गुरु को कंसिडर करना है यहाँ और अपनी कुंडली के अंदर नंबर मानना है यहाँ, या आप अलग से बना सकते हैं इस हॉरोस्कोप को। और अपने जो प्लैनेट हैं जो आपके हॉरोस्कोप में जिन घरों में बैठे हुए हैं उन्हें आपने इनमें लिख देना है, उसके बाद आप इसे समझ सकते हैं। अब जैसे केंद्र स्थान में पहली स्टेज में उच्च का ग्रह है, तो पहली स्टेज में हमें ये चेक करना है कि हमारा जो किस्मत का ग्रह है वो पहली स्टेज में हमें मिल पा रहा है या नहीं। कब मिल पाएगा? पहला घर। अब पहले घर में राशि आती है मेष। अब मेष राशि में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेष राशि में सूर्य जो है वो उच्च की स्थिति में होता है। चौथा घर, चौथे घर के अंदर आपका चंद्रमा उच्च की स्थिति में होता है। 7वां घर, 7वां घर यानी कि तुला राशि में शनि उच्च की स्थिति में होता है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी कुंडली के अंदर अगर शनि यहाँ लिखा है तो वो चाहे 1 नंबर में लिखा है या 2 नंबर में या 1 से 12 कोई भी नंबर लिखे हो शनि के साथ, आपको कंसिडर नहीं करना है। आपने सिर्फ ये समझना है कि शनि इस घर में है तो वो उच्च का है। यहाँ पे मकर राशि है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यानी कि 10 नंबर की राशि, यहाँ पे मंगल। अब अगर आप अपनी कुंडली खोलते हैं और उसमें चेक करते हैं कि ये जो केंद्र स्थान है फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इनमें से किसी भी घर में इनमें से कोई ग्रह मिल जाता है तो आपका किस्मत का ग्रह वो कहलाएगा। अगर फर्स्ट स्टेज पे केंद्र स्थान में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं मिलता है, आपकी कुंडली में केंद्र स्थान में कोई ग्रह नहीं है या कोई और ग्रह बैठे हैं इनके अलावा, तो यानी कि आपको फर्स्ट स्टेज में उच्च का ग्रह नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे? अब सेकंड स्टेज पे जाएंगे। अगर फर्स्ट स्टेज पे नहीं मिला तो सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में क्या लिखा है? केंद्र स्थान के बाहर उच्च ग्रह। अब केंद्र स्थान के बाहर मतलब कि ये जो केंद्र स्थान है, एक फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इन्हें छोड़कर बाकी जो घर बचे हैं उनके अंदर जो ग्रह उच्च का होगा वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा। जैसे सेकंड हाउस, इन्हें तो छोड़ देना है। सेकंड हाउस के अंदर कौन सी राशि आती है? 2 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? चंद्रमा। तो यहाँ चंद्रमा अगर है तो आपको अपनी किस्मत का ग्रह मिल गया। चंद्रमा अगर यहाँ पे नहीं है और तो आप थर्ड हाउस को चेक करेंगे। थर्ड हाउस के अंदर राहु, अगर राहु बैठा हुआ है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। इसके बाद 5th हाउस में कोई ग्रह उसका नहीं होता। 6th हाउस में आपका
बुध और राहु दोनों को कंसीडर करेंगे। उसके बाद 8th हाउस में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। 9th हाउस में होता है केतु। 11th में कोई नहीं, 12th में आपका शुक्र। यानी कि अगर आपके जो ये केंद्र स्थान है या बन मुट्ठी के जो ये ग्रह हैं चार, इनमें कोई ग्रह उच्च का नहीं मिलता है तो हमने सेकंड स्टेज पर जाना है। और सेकंड स्टेज में अगर इन घरों में इनमें से जो ग्रह मैंने यहाँ लिखे हैं इनमें से कोई आपको मिलता है, सेकंड हाउस में चंद्र, थर्ड में राहु, 6th में बुध राहु, 9th में केतु और 12th में शुक्र, तो आपको इन्हें कंसिडर करना है कि जो भी मिल जाता है वो आपकी किस्मत का ग्रह है। इसके बाद अगर हमें फर्स्ट स्टेज में यानी कि केंद्र स्थान में कोई ग्रह उच्च का नहीं है, उसके बाद हमें सेकंड स्टेज पर जाना है। सेकंड स्टेज में केंद्र स्थान के बाहर उच्च का ग्रह यानी कि ये भी सेकंड स्टेज में भी हमें कोई ग्रह उच्च का नहीं मिलता है, तब हमने थर्ड स्टेज में जाना है। अब थर्ड स्टेज में जाएंगे तो उसमें क्या लिखा है कि मालिक ग्रह। अब मालिक ग्रह से मतलब ये है कि जो राशि यहाँ पे लिखी हुई है उनका मालिक ग्रह अगर उनमें बैठा हुआ है तो वो किस्मत का ग्रह कहलाएगा। जैसे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कौन सा ग्रह किस राशि का मालिक है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, फिर भी यह दोबारा क्लियर कर देता हूं। जैसे पहला घर में मेष राशि आती है तो इसमें मालिक कौन होता है? मंगल। दूसरा घर, इसका मालिक कौन होता है? शुक्र। तीसरा घर मिथुन राशि, इसका मालिक बुध। चौथा घर कर्क राशि, इसका मालिक चंद्रमा। पांचवा घर सिंह राशि, इसका मालिक सूर्य। छठा घर कन्या राशि, इसका राशि मालिक बुध। सातवां घर तुला राशि, इसका मालिक शुक्र। आठवां घर वृश्चिक राशि, इसका मालिक मंगल। 9th हाउस, इसका मालिक धनु राशि बृहस्पति। 10th हाउस मकर राशि, इसका मालिक शनि। 11th हाउस कुंभ राशि, इसका मालिक भी शनि। और 12th हाउस मीन राशि, इसका मालिक बृहस्पति। यानी कि फर्स्ट स्टेज में कोई ग्रह नहीं मिला हमें, सेकंड स्टेज में नहीं मिला, तो हमने थर्ड स्टेज पर जाना है। अगर हमारा ग्रह पहली स्टेज पे मिल जाता है तो हमें सेकंड स्टेज पे नहीं जाना है, सेकंड में मिल जाता है तो थर्ड पे नहीं जाना है, और थर्ड पे भी अगर नहीं मिलता है यानी कि ये इन राशियों में इनमें से कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं मिलता है, कि जैसे मेष में मंगल, सेकंड में शुक्र, थर्ड में बुध, जो मैंने बताए हैं, इनमें से 12 राशियों के जो मालिक यहाँ लिख दिए गए हैं, इनमें से भी अगर आपको कोई ग्रह वहां बैठा हुआ नहीं मिलता है, फिर आपको जाना है फोर्थ स्टेज पे। अब फोर्थ स्टेज पे जाने के लिए क्या लिखा है चार्ट में? उसमें लिखा है कि अगर आपको पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में कोई ग्रह नहीं मिला तो हमने जाना है 9th हाउस को चेक करना है। 9th हाउस में क्या लिखा है कि 9th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसे देखना है, वो आपकी किस्मत का ग्रह होगा अगर तीनों स्टेज में कोई ग्रह नहीं मिलता। और 9th हाउस में भी कोई प्लैनेट अगर नहीं है तो क्या करना है? 5th स्टेज में 4th स्टेज 9 खाना नंबर 9 में बैठा हुआ ग्रह, यानी कि 9th हाउस ये रहा, 9 में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह कहलाएगा। अगर 5th पे जाएंगे, नो खाली, यानी कि 9th हाउस अगर आपका खाली है, उसमें ग्रह नहीं है, तो फिर हमने नो खाली तो 3 में बैठा ग्रह यानी कि थर्ड हाउस में जो ग्रह बैठा होगा उसको चेक करना है, वो किस्मत का ग्रह होगा। अगर 3 खाली यानी कि 9th भी खाली है, 3 भी खाली है, तो फिर हमने चेक करना है 11th हाउस को। 3 खाली तो 11th में बैठा ग्रह, 11th खाली यानी कि ये भी खाली है, उसके बाद 5th हाउस में बैठा ग्रह, 5th हाउस खाली तो सेकंड में
सेकंड में बैठा हुआ ग्रह, सेकंड खाली तो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, यानी कि सेकंड भी खाली है तो फिर हमने 6th हाउस के बैठे हुए ग्रह को चेक करना है। 6th हाउस खाली तो 12th हाउस के बैठे ग्रह को चेक करना है। 12th हाउस खाली तो 8th हाउस के बैठे हुए ग्रह को चेक करना है। तो इस प्रकार आपको ये सारी जो स्टेज हैं, इन सारी स्टेज के अंदर अगर हम चेक करेंगे, फर्स्ट स्टेज में नहीं मिलता तो सेकंड में, सेकंड में नहीं मिलता तो थर्ड में, थर्ड में नहीं तो फोर्थ में, फोर्थ में नहीं तो फिफ्थ में। इसी तरह जो 11th स्टेज है, इनमें कहीं ना कहीं आपको आपकी किस्मत का ग्रह मिल जाएगा। अब ये तो हमने समझ लिया कि किस्मत का ग्रह किस तरह से फाइंड आउट करते हैं अपनी हॉरोस्कोप में। अब आप में से कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा कि अगर हमारी किसी भी स्टेज में एक से ज्यादा किस्मत के ग्रह मिल जाते हैं तो हमें क्या करना है? क्या हमने सबको किस्मत का ग्रह मानना है या उस कंडीशन में किसको किस्मत का ग्रह समझना है? अब जैसे फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, एग्जांपल के लिए किसी भी स्टेज में हो सकता है। फर्स्ट स्टेज में मान लिया किसी के यहाँ सूर्य है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ शनि है फॉर एग्जाम्पल। अब वो ये कहेगा कि मेरे को फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका 3 ग्रह उठ के मिल गए, सूर्य, चंद्रमा और शनि। अब क्या तीनों ही मेरी किस्मत के ग्रह हैं? तो उस कंडीशन में हमने करना क्या है, मैंने आपको इससे पहले जो वीडियोस अपलोड करी हैं उसमें बताया था कि हमारे जो 9 प्लैनेट हैं उनकी एक होरा होती है। होरा से मतलब कि जो हमारे दिन के अंदर 24 घंटे का समय होता है, उस 24 घंटे में हर प्लैनेट का अपना एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड को मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें उनका एक ऑर्डर होता है, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, राहु, शनि, केतु। अब ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर फिक्स है। सबसे पहले बृहस्पति आएंगे, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर राहु, फिर शनि, फिर केतु। अब जैसे हमारे 3 प्लैनेट निकल के आए पहले स्टेज में जो उठ के हैं, अब इनमें से कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमें आपका, सॉरी मैंने यहाँ पे चंद्रमा लिख दिया, यहाँ पे बृहस्पति, ये बृहस्पति यहाँ पे उचका होता है। सूर्य, बृहस्पति और शनि, ये 3 प्लैनेट हमारे निकल के आए जो उचके हैं। अब इनमें कौन सा हमारा किस्मत का प्लैनेट है, किस्मत का ग्रह है, वो हम इस होरा में चेक करेंगे। इस होरा में इन तीनों में जो प्लैनेट सबसे पहले आएगा वो प्लैनेट को हमने सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे 3 प्लैनेट थे आपका सूर्य, बृहस्पति और शनि, इनमें बृहस्पति जो है वो सबसे पहले हैं। तो यानी कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये 3 प्लैनेट हमें एक साथ मिलते हैं, ये 2 मिलते हैं, तो हमने उनमें से चेक करना है कि इस लिस्ट में पहले कौन है, तो वो हमारा किस्मत का ग्रह होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर ये बृहस्पति निकल के आया तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में एजुकेशन सेक्टर में अगर वो काम करता है तो उसे बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। अब इसमें किस्मत का ग्रह तो हमने निकाल लिया, और एक चीज को हमने विशेष ध्यान रखना है कि लाल किताब के अंदर कुछ प्रिकॉशन बताई गई हैं, सावधानियां। क्योंकि जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने ये फाइंड आउट तो कर लिया कि आपको बीमारी क्या है, पर हर बीमारी के साथ डॉक्टर जब दवाई देता है तो आपको कुछ परहेज भी बताता है कि आपको प्रिकॉशन क्या लेनी है और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उन्हीं सब प्रिकॉशन को आप समझ सकते हैं कि लाल किताब के अंदर भी रेमेडी के साथ साथ आपको परहेज भी बताया गया है। इसी तरह जब आप अपनी कुंडली के अंदर उच्च का ग्रह या किस्मत का ग्रह जैसे बोलते हैं, किस्मत का ग्रह निकाल लेते हैं कि ये हमारी किस्मत का लकी प्लैनेट है, उस लकी प्लैनेट का आपने जीवन में कभी भी दान नहीं करना है। अगर आप उसका दान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उस प्लैनेट को अपने से दूर कर दिया, उसके जो असर था वो अपने पास से खत्म कर दिया। अब इसके अंदर आगे और भी चीजें होती हैं। कई बार किस्मत का प्लैनेट मिल जाता है और उसे जगाना है, करना है, ये सब बात का टॉपिक है। जब आगे क्लासेस करेंगे तो इन सब चीजों को गहराई से समझेंगे।
पर आप फिलहाल जो है, अगर आपके मन में ये डाउट हो कि हमें किस काम को करना है, आप सोच रहे हो, तो आप इस मेथड से अपने की प्लैनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो होप है कि आपको ये वीडियो आज का समझ में आया होगा, और आपको अगर किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट हो या कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर या रिप्लाई उसमें दे सकूं। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ग्रामर पार्ट को यही स्टॉप करके, क्योंकि ग्रामर का जो पोर्शन है काफी लेंथी है। सारी ग्रामर को अगर हम एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, लगातार मैं और क्लासेस ग्रामर की बनाते जाऊंगा, तो उसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे। अभी हमने ग्रामर की 3-4 क्लासेस करी हैं, उसके अंदर जो इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन्हें लिया है, जिससे क्योंकि अभी एक तरह से ये आप समझ लीजिए कि हमने जस्ट स्टार्ट किया है और ये हमारी बेसिक क्लासेस हैं। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो में मेंशन किया है कि बेसिक प्लस एडवांस, तो लाल किताब का जो कोर्स है, जो ऑनलाइन कई एस्ट्रोलॉजर करा रहे हैं, ऑफलाइन भी करा रहे हैं, तो उन्होंने कोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बेसिक प्लस एडवांस। बेसिक के चार्जेस 15 से 20 हज़ार के आसपास हैं, और जो एडवांस कोर्स वो कराते हैं उसके चार्जेस आपका 45 से 60 हज़ार के आसपास हैं। तो कंबाइंड कोर्स वो आपका 80, 85, 90 हज़ार के आसपास का पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश यही है कि आपको जितने भी रेड बुक से रिलेटेड आपके जो रूल हैं या जो भी किस तरह से फाइनली करना क्या होता है, देखिए आप किसी भी कोर्स को करते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजी को करते हैं, कुल मिला के आपको अपनी कुंडली के बारे में समझना होता है या किसी और की कुंडली के बारे में समझना होता है। अगर आप ग्रहों को सही तरह से फाइंड आउट करना सीख जाते हैं कि कौन से ग्रह इस कुंडली में ठीक है, कौन से खराब हैं, तो सारा का सारा आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपको पकड़ में आ गई। और अगर वहाँ कमी रह जाती है तो आप जो है कितना भी आप पढ़ाई कर लीजिए, आप उस चीज तक नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप यही नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्या बैड और क्या गुड है, तो आप प्रेडिक्शन क्या करेंगे, और प्रेडिक्शन अगर सही नहीं होगी या फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे बैड गुड को, तो फिर आप उसकी रेमेडी भी नहीं बता सकते। और रेमेडी इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेमेडी के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो कि रेमेडी लाल किताब में कितने प्रकार की बताई गई है, कब कब उन्हें करना है और किस तरह से करना है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ रेमेडीज को कहते हैं कि 1 डे की है, कुछ कहते हैं कि लगातार 43 डेज करनी है। तो वो कब करनी है, कई बार इसमें कहते हैं कि ग्रह कोई कुंडली बहुत ज़्यादा खराब है तो उसकी चीज़ों को दबा देना, नष्ट कर देना, बहा देना, धर्म स्थान में देना। तो ये सब चीज़ों के पीछे का लॉजिक क्या है, और उन लॉजिक को समझे बिना रेड बुक की जो रेमेडी है वो कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो जनरली देखने में आ रहा है कि लोग वैदिक की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं और रेमेडी उठा लेते हैं आपका रेड बुक की, तो वो सरासर गलत है। क्योंकि कई बार जो उपाय हैं वो उपाय आपका अच्छे के लिए किए जाते हैं, पर अगर गलत तरीके से कर दिए जाएं या पूरा तरीके से एनालाइज करे बिना कर दिए जाएं तो वो नुकसान भी करे जाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दवाई दे दी, तो वो दवाई अगर आपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ली है तो डॉक्टर सही दवाई लिखेगा, और वही दवाई आप मेडिकल स्टोर पे गए और आपने कहा ये प्रॉब्लम है और दवाई ले ली अपने हिसाब से, तो वो दवाई कई बार ठीक भी लगेगी और कई बार आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी दे सकती है। तो अगली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम ग्रामर को नहीं लेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे 9 प्लैनेट हैं, उन 9 प्लैनेट के 12 हाउसेस के अंदर आपका किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। कि मान लिया बृहस्पति है, बृहस्पति अगर पहले घर में है तो पहले घर के अंदर वो 50 कुंडली में देखने को मिल जाएगा, पर उन सबको अलग अलग रिजल्ट कैसे मिलते हैं, तो उन सब चीज़ों के पीछे और क्या कंडीशन होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। कि बृहस्पति के साथ साथ बृहस्पति के जो पक्के घर हैं, जहाँ का वो आपका मालिक होता है, एक कारक होता है, तो वहाँ पे और कौन से ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जिसकी वजह से बृहस्पति का रिजल्ट अच्छा हो सकता है या डैमेज हो सकता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।